हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सावर वांगसन एफएम। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ मेरे सपनों का राजकुमार का 7th पार्ट। इस एफएम को मैं हफ्ते में एक बार ही अपलोड कर पाती हूँ और उसमें भी बीच में 2 बार इसका अपडेट नहीं हुआ था। तो आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न आया कि क्या मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ या नहीं। एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से मैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ ईजनवर्स फीस्ट नाम के एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ऐसे कंपटीशन जिसमें व्यूज़ से रैंक डिसाइड होता है, उसमें मैं सबसे पीछे रहूँगी, ये तो सबको पता ही है। फिर भी मैं क्यों उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ? मैं उसमें इसी उम्मीद से पार्टिसिपेट करती हूँ कि उससे मुझे नए लिसनर्स मिलेंगे। कुछ मिले भी हैं जिनको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगी और उन लोगों ने मेरी बाकी के स्टोरीज़ को भी सुन ली। उन सब लिसनर्स को मैं उनको लिसनर्स ही बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ लिसनर्स ही हैं, फ़ैन नहीं। तो उन लिसनर्स को मैं दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। तो मैं जो बोल रही थी, उस कंपटीशन में महीने में एक बार पार्टिसिपेट करना होता है। इसलिए पिछले 2 महीनों में उस कंपटीशन के वीडियो डालने की वजह से 2 बार ये एफएफ अपलोड नहीं हो पाई। पर अभी इस एफएफ के 2 ही पार्ट बचे हैं, इसलिए अगले हफ्ते तक ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगी। मेरे कुछ रियल फैंस भी हैं जो मेरे हर एक एफएफ सुनते हैं, मेरी एफएफ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उनमें से कुछ रेगुलर कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं। मैं भी जैसे दूसरों के वीडियो में कमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो आप कमेंट करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एफएफ सुनते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, यही काफ़ी है। और अगर आपको समझ नहीं आता है कि आप कमेंट में क्या लिखेंगे, तो एक हार्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं और जो मेरे ट्रू फैंस हैं, उन सबको भी मैं थैंक्स बोलती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, पर जितने भी लोग मेरी एफएफ का इंतज़ार करते हैं, वो सब मेरी इंस्पिरेशन है। थैंक यू ऑल। आप लोगों को नेक्स्ट किस टाइप की स्टोरी सुननी है, उस बारे में आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड रहेगा, मैं उस टाइप की ही एफएफ सुनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग सोचकर बताते रहिए और मैं तब तक इस एफएफ को कंप्लीट कर लेती हूँ। जियांग यानली और लान वांगजी के शादी के बाद ये फर्स्ट फेस्टिवल है। तो इस मेड ऑटम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यानली गुसू जा पहुंची। पिछले बार वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और एक दिन रहकर एस सिटी चली गई थी। उसके बाद वो आज यहाँ वापस आई। पिछली बार वो अपने हस्बैंड लान वांगजी के साथ घूंघट में अपना चेहरा छुपा कर आई थी। उस बार उसे रास्ता भी पता नहीं चला था, पर उसके रास्ता ना पहचानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके डैड को उसके घर का रास्ता पता था। मिस्टर जियांग ने एक गाड़ी बुक की और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर यानली को उसके ससुराल छोड़ने गए। जियांग चेंग भी उनके साथ गया। लान वांगजी के घर वालों ने उनकी अच्छी खातिरदारी की। लान वांगजी और विवुक्षा के बीच क्या हुआ है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लान वांगजी के मन में क्या चल रहा है, उस बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। मिस्टर लान ने पूछा, रुक्षिया क्यों नहीं आया? वो भी तो आप लोगों के साथ आ सकता था। उसे तो काम के लिए दुबई जाना है। अभी उसके पास बस और 2-3 दिन की ही छुट्टी है। सारे रिश्तेदार उसके बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए जाने से पहले वो सारे रिश्तेदारों से मिल लेना चाहता है। पता नहीं वो फिर कब वापस आ पाएगा, मिस्टर जियांग ने कहा। थोड़ी देर के लिए यहाँ भी आ जाता, हम भी तो उसके रिश्तेदार हैं, मिस्टर लान ने कहा। और यहाँ उसका दोस्त भी तो है। ये यान इस बार नहीं आ पाई, पर वांगजी तो है। हाँ, आप लोग तो उसके रिश्तेदार हैं ही। बहन के ससुराल का तो बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ता है, मिस्टर जियांग ने मुस्कुरा कर कहा। नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर यहाँ भी आएगा। इस बार तो वांगजी से उसकी मुलाकात हो गई है। मिस्टर लान ने इस बात पर और ज़्यादा जोर नहीं दिया। वांगजी के चाचा मिस्टर लान चिरन भी वहीं पर थे। उन्होंने विवुक्षा के जॉब के बारे में पूछा। मिस्टर जियांग अपने एडॉप्टेड बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने प्राउडली उसके काम के बारे में बताया। मतलब उनको उसका काम जितना समझ आता है उतना उन्होंने बताया। मिस्टर लान मुस्कुराकर उनकी बातें सुनते रहे। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके मिस्टर जियांग अपने बेटे को लेकर यूनमिंग वापस चले गए। डिनर के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। लान चिरन की एक लौती बेटी जुइन, जो हाई स्कूल में पढ़ती है, स्वीट्स खाते हुए यानली को शादी का फ़ोटो एल्बम दिखा रही थी। शादी के बाद यानली फर्स्ट टाइम अपने ससुराल आई है, तो उसे भी
फर्स्ट टाइम ये एल्बम देखने का मौका मिला। फ़ोटो दिखाते हुए जोइन मज़ेदार बातें कर रही थी और हंस रही थी। यानली को भी उसकी बातों से हंसी आ रही थी, पर वो खुलकर हंस नहीं पा रही थी। वो बस मुस्कुराए जा रही थी। लान वांगजी अपने डैड और चाचा जी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। भैया, आपको अपनी शादी का एल्बम नहीं देखना है? जुइन पूछ उठी। भाभी कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन। मैं बाद में देख लूँगा, लान वांगजी ने कहा। हाँ हाँ, आप फ़ोटो क्यों देखोगे? आपको तो हर रोज़ भाभी को ही देखने का मौका मिलता है, तो इस एल्बम को मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, जुइन ने कहा। ठीक है, रख लेना, लान वांगजी ने कहा। वही तो, आपके पास तो भाभी खुद रहती है, जुइन ने मुंह बनाकर कहा। इस बार आप भाभी को यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ कर जाओ। अगर वो रहना चाहती हो तो उसे रख लेना, लान वांगजी ने कहा। तभी लानचीरन की वाइफ हाथ में 2 बॉक्स लेकर आई। लान वांगजी की माँ नहीं है, उनकी बहुत पहले ही डेथ हो गई है, इसलिए हम लानचीरन की वाइफ को ही मिसेस लान बुलाएंगे। तो मिसेस लान आकर यानली के पास बैठ गई और कहने लगी, सब लोग कुछ देर के लिए इधर ध्यान दे सकते हैं? मुझे शादी की एक रिचुअल पूरी करनी है। सब लोगों ने उनकी तरफ देखा। मिसेस लान ने अपने हाथ के एक बॉक्स को यानली की तरफ करके कहा, यानली ये लो, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। जियांग यानली इधर उधर देखने लगी। मिसेस लान ने कहा, एक्चुअली ये रिचुअल तुम्हारे वेडिंग नाइट के बाद के सुबह का ही होना चाहिए था, पर तुम दोनों ने उस रात कंज्यूमेट नहीं किया था, इसलिए मैं ये रिचुअल नहीं कर पाई थी। यानली का सर झुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलेगी। उस रात वो लान वांगजी के बेडरूम में ही थी और फूलों से सजे बेड पर ही सोई थी। उसे बेड छोड़कर लान वांगजी उस रात अपने छोटे से काउच पर सोया था। मिसेस लान ने कहा, अब तो तुम दोनों 3 महीने से एक साथ हो, अब तक तुम दोनों ने कंज्यूमेट कर ही लिया होगा। चाची जी, यानली हिचकिचाकर कुछ बोलने गई। कोई बात नहीं यानली, मिसेस लान ने मुस्कुरा कर कहा। हमें तुम दोनों के पर्सनल लाइफ के डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। एक्चुअली तुम्हारी सास होती तो ये काम वो खुद करती, पर उनके एब्सेंस में मुझे ही ये काम करना पड़ेगा। मिसेस लान ने उस ज्वेलरी बॉक्स को खोला। वो एक सीधियान जीन का सेट है। बॉक्स को खोलते ही चारों तरफ रोशनी फैल गई। यानली बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। उसने परेशान होकर लान वांगजी की तरफ देखा, पर लान वांगजी उसकी तरफ नहीं देख रहा है देखकर उसने उसके डैड की तरफ देखा। इधर देखो यानली, मिसेस लान ने एक और बॉक्स खोलकर कहा। ये हमारी पुश्तैनी इंग्लो नेकलेस है। घर की बड़ी बहू को ये मिलता है। तुम्हारे पहले ये तुम्हारी सास का हुआ करता था, उन्हें हमारी सास ने ये दिया था। दीदी के जाने के बाद से मैंने इसे संभाल कर रखा था, अब उनकी तरफ से मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। तुम सिर्फ इस घर की बड़ी बहू ही नहीं हो, इस जनरेशन में तुम अकेली ही इस घर की बहू हो। तुम्हें ही अब इस वंश को आगे ले जाना है। अब से ये हार तुम्हारा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए चाची, यानली ने किसी तरीके से कहा। क्यों नहीं चाहिए? मिसेस लान ने पूछा। तुम्हें इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम बाद में अपनी पसंद से कोई मॉडर्न ज्वेलरी खरीद लेना। ये गहने बहुत पुराने हैं और बहुत हेवी हैं, ये तुम रेगुलरली पहन भी नहीं पाओगे। आओ, मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। मैं बाद में ले लूँगी, यानली ने कहा। अभी आप ये अपने पास रख लीजिए। अरे, ये कैसी बात हुई? ये इंग्लो तो तुम्हारा ही है और ये सेट तो तुम्हारी मुंह दिखाई है, और जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें और भी ज्वेलरी मिलेंगे, और तुम्हारी सास की बाकी की ज्वेलरी भी तुम्हें और यान को ही मिलेंगे। उस टाइम तुम अपनी पसंद से चूज़ कर लेना, मिसेस लान ने कहा। मिसेस लान ने ज्वेलरी के बॉक्स को उसकी तरफ की तो यानली उठकर खड़ी हो गई। मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? मिसेस लान ने हैरानी के साथ उसे देखा। बाकी सब लोग भी उसके इनकार से हैरान हो गए। यानली मदद के लिए एक बार लान वांगजी की तरफ और एक बार मिस्टर लान की तरफ देखने लगी। लान जुइन ने कहा, ले लो ना भाभी, ये कितने सुंदर है और ये एंटिक पीस है और ये सिर्फ आप ही पहन सकती हो। यानली ने हेजिटेट करते हुए कहा, एक्चुअली चाची जी, अभी तो हम दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, पहले मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद। लान वांगजी ने फाइनली अपना मुंह खोला। चाची, फ़िलहाल आप इसे अपने पास ही रख लीजिए, जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये कैसी बात हुई? चाची ने कहा। ये रिचुअल्स तो ज़रूरी है। मिस्टर लान ने कहा,
चिरेन, मेयुन, मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। क्या छुपाया है भैया? लान चिरेन ने पूछा। वांगजी और यानली की शादी एक्चुअली असली शादी नहीं है, ये शादी फेक है, मिस्टर लान ने कहा। नकली शादी? लान चिरेन, मिसेस लान और लान जुइन चौंक उठे। उनके और कुछ बोलने से पहले मिस्टर लान ने कहा, तुम लोग ये मत सोचना कि मैंने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है या फिर मैं तुम लोगों को अपना नहीं समझता हूँ। मैंने ये बात इसलिए छुपाई थी ताकि ये शादी एकदम असली लगे, किसी को कोई शक ना हो। तुम लोगों को अगर पता होता कि ये नकली शादी है तो तुम इसे उस तरीके से अरेंज नहीं कर पाते और ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते, और तुम्हारे इंडिफरेंस से लोगों को गलत सिग्नल मिलता। उनको लगता कि तुम लोग यानली से खुश नहीं हो। हम यानली से खुश क्यों नहीं होंगे? मिसेस लान ने कहा। ये तो इतनी प्यारी लड़की है। पर भैया, ये फेक मैरिज क्यों कराया आपने? लान चिरेन ने पूछा। वांगजी को इसकी क्या ज़रूरत थी? वांगजी को ज़रूरत नहीं थी, यानली को थी, मिस्टर लान ने कहा। यानली एक अच्छी स्टूडेंट है और वो हायर स्टडी करके खुद के पैरों में खड़ी होना चाहती है, पर मिस्टर और मिसेस लियांग उसे और ना पढ़ाकर उसकी शादी करा देना चाहते थे। तो हम उनको जाकर समझा सकते थे कि लड़कियों को भी पढ़ने देना चाहिए, लान चिरेन ने कहा। पर हमारे समझाने से वो नहीं समझते, मिस्टर लान ने कहा। और हम किस हक से उन्हें समझाते? अगर मैं वांगजी का रिश्ता लेकर ना जाता तो वो लोग किसी और के साथ उसकी शादी करा देते और यानली को फिर कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उसने मुझे कॉल करके ये प्रॉब्लम बताया तो हमें लगा कि उसे इस सिचुएशन से बचाने का यही तरीका है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो शादी के बाद उसकी पढ़ाई को लेकर उसके पेरेंट्स और कुछ नहीं कहेंगे। डैड ने मेरी बात मान ली। हम रिश्ता लेकर गए तो उसके पेरेंट्स शादी के लिए मान गए। उनके पेरेंट्स को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा, लान वांगजी ने कहा। पर मेरे और यानली के बीच कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। हम दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। लान चिरेन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, पर इसे फेक मैरिज बोलने की ज़रूरत क्या है? अभी प्यार नहीं है तो क्या हुआ? एक साथ रहते रहते तुम दोनों में प्यार हो जाएगा। जब मेरी शादी तुम्हारी चाची से हुई थी तब हमारे बीच भी कोई प्यार नहीं था। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, यानली बोलने लगी। उसे टोकते हुए मिसेस लान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों से मैंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है तो मैं इसे और 1-2 साल संभाल ही लूँगी। जब तुम दोनों में प्यार हो जाएगा तब तुम आकर मुझसे ये ले लेना। ऐसा कभी नहीं होगा, यानली ने धीमी आवाज़ में कहा। ना मैं कभी वांगजी भैया से प्यार कर पाऊँगी और ना ही वांगजी भैया मुझसे। उनको किसी और से प्यार है। वो कौन है भैया? आपने कभी उसके बारे में बताया क्यों नहीं? जुइन ने पूछा। मिस्टर लान ने लान वांगजी की तरफ देखा। लान वांगजी का चेहरा देखकर उनको लगा कि वो इस वक्त अपनी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं है। उसे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए सोचकर उन्होंने कहा, ठीक टाइम पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सबको सिर्फ उसका नाम ही पता नहीं चलेगा बल्कि उससे मिलने का भी मौका मिलेगा। पर हम सबको यह याद रखना है कि फ़िलहाल यानली ही हमारी घर की बहू है। उसे उसकी पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है फिर, मिसेस लान ने कहा। पर भैया, ऐसा है तो हमें यानली के लिए दूसरा रूम रेडी कर देना चाहिए। क्या यानली गेस्ट रूम में सोएगी? जुइन, तुम एक गेस्ट रूम रेडी कर देना। भाभी मेरे साथ मेरे रूम में भी तो सो सकती है, जुइन ने कहा। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लान चिरेन ने कहा। अगर यानली गेस्ट रूम में सोएगी तो सर्वेंट्स के बीच बातें हो सकती है। ऐसी बातें फैलने में टाइम नहीं लगता है। यानली, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? यानली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सब ऐसे मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं कैसे आप सबको थैंक्स कहूँ। हमें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मिसेस लान ने कहा। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। रात को यानली जुइन के रूम में जाकर लेटी। भाभी, ये सब आपने कैसे किया? जुइन पूछने लगी। आपने अपने लिए ऐसे फेक मैरिज का इंतज़ाम कैसे कर लिया? अचानक भैया की शादी तय हो गई तो मैं बहुत हैरान हुई थी। भैया को तो कभी भी डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं था। अचानक वो शादी करने के लिए बेचैन हो गए हैं सुनकर ही मैं आपसे मिलने के लिए पागल हो रही थी। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जिसने मेरे एलूब भाई का दिल जीत लिया है।
पर मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। अपने भैया को फेक मैरिज के लिए राज़ी करा लिया, जबकि भैया किसी और से प्यार करते हैं। क्या उनको आप दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने उनसे भी परमिशन ले ली थी, यानली ने कहा। तो आप जानते हो कि वो कौन है? जुइन ने पूछा। जानती हूँ, पर तुम्हें नहीं बताऊंगी, यानली ने हंसकर कहा। क्यों? जुइन ने मुंह फुलाकर पूछा। क्योंकि ये बताने का हक सिर्फ तुम्हारे भाई को है, यानली ने कहा। वो खुद अपने प्यार को सबके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं उनको बेटर नहीं करूँगी। तो आपने खुद भैया को और उनकी गर्लफ्रेंड को इस शादी के लिए कन्विंस किया, जुइन ने कहा। मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसी भाभी। यानली ने उसे टोकते हुए कहा। दीदी, यानली दीदी, यानली दीदी, जुइन ने हंसकर कहा। क्या मेरी असली भाभी भी आपकी जैसी अच्छी है? ज़रूर है, यानली ने कहा। नहीं तो वो इस शादी का परमिशन क्यों देते? यानली दीदी, भाभी से शादी करने के लिए तो भैया को आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, है ना? जुइन ने पूछा। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा, यानली ने कहा। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं और तुम्हारे भैया डिवोर्स ले लेंगे। तो भैया के साथ डिवोर्स के बाद आप मुझे भी भूल जाएंगी? जुइन ने पूछा। नहीं पगली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, यानली ने कहा। थैंक यू दीदी, जुइन ने यानली को हग कर लिया। पता नहीं भैया की असली वाइफ कैसी होगी। क्या वो कभी ऐसे मेरे रूम में आकर सोएगी और मेरे साथ ऐसे बात करेगी? नहीं, यानली ने कहा। ये सिर्फ मैं ही करूँगी। तुम किसी और को मेरी जगह नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर जुइन हंसने लगी। यानली भी उसके साथ हंसने लगी। बेचारी जुइन, यानली ने सोचा। उसे कभी कोई भाभी नहीं मिलने वाली है और इस घर को भी कोई बहू नहीं मिलेगी। वांगजी भैया इस घर के इकलौते बेटे हैं और उसे किससे प्यार हुआ? मेरे बेवकूफ़ भाई से। सिर्फ बेवकूफ़ होता तो भी कोई बात होती। बेवकूफ़ होने के साथ साथ वो इतना जेलस भी है। अगर तुम्हें इतना ही डर है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ टाइम स्पेंड करेगा, किसी और को पसंद करने लगेगा, तो तुम उससे दूर रहते ही क्यों हो? आकर उसके साथ रहो ना। अच्छी बात है कि उसे एटलीस्ट मुझ पर भरोसा है, नहीं तो वो ऐसे मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने नहीं देता। भैया कितना लकी है ना, उसे वांगजी भैया के जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। वो उसके इतने नखरे उठा लेते हैं। पता नहीं मुझे कभी ऐसा कोई मिलेगा भी या नहीं। यानली ने आंखें बंद कर ली। उसे अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। ये 2 साल उसे बस पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। उसके बाद वो क्या करेगी वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल उसके लिए ये मैरिड होने का टैग एक प्रोटेक्शन की तरह है, जिससे वो यूनिवर्सिटी में अनवांटेड मेल अटेंशन से बच जाती है। डिवोर्स के बाद उस पर डिवोर्स्ड होने का टैग लग जाएगा। उससे भी उसे फ़ायदा ही होगा। उसका वो टैग बहुत सारे फालतू के लोगों को फ़िल्टर कर देगा। और अगर उसे कोई नहीं मिला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद कमाएगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। उधर लानवांगजी भी अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से वो विवुक्षा को याद ना करने की कोशिश कर रहा था। जब से उसे उक्षा से प्यार हुआ था, तब से उसे सोने से पहले या तो उसका चेहरा, नहीं तो उसकी फ़ोटो देखकर सोने की आदत हो गई थी। पर उससे धोखा पाने के बाद से लानवांगजी ने अपने आप को विवुक्षा की फ़ोटो देखने से रोक रखा था। पर आज वो और खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना फ़ोन खोल लिया और उक्षा की फ़ोटो देखने लगा। उक्षा, क्या मैं सच में तुम्हें खुश नहीं कर पाता हूँ? तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते थे, तो मुझसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना पाने की वजह से तुम मुझसे और प्यार नहीं कर पाए। आई एम सॉरी। मुझे पता होता तो मैं ही तुमसे ब्रेकअप कर लेता। नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर पाता। तुमने जो किया है शायद ठीक ही किया है। पर उक्षा, तुम्हारी बर्ताव से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी तो एक बार बोल कर देखते। मैं तुम्हें नहीं रोकता, सच में नहीं रोकता। तुम्हारी बहन अभी भी मेरे साथ है। तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा। अगर तुमसे नाराज़ होकर मैं तुम्हारी बहन को तकलीफ़ दूँ तो? तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो तुम्हें यह क्यों नहीं पता था कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी खुशी खुशी आज़ाद कर देता? पर तुमने इतने बुरी तरीके से ब्रेकअप किया मेरे साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। और तुमने क्या कहा
मैं तुम्हारी बहन के साथ सोता हूँ? ऐसा तुमने कहा भी कैसे? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को छू नहीं सकता। यानली तो क्या, उसकी जगह पर कोई और लड़की भी मेरे साथ फ्लैट शेयर करती, तब भी मैं उसे कभी नहीं छूता। कोई लड़का होता तो भी मैं उसे नहीं छूता। मैं कोशिश करके भी किसी और को नहीं छू सकता, ये तुम्हें पता है ना? और छू कर भी क्या करूँगा मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया, किसी और को कैसे खुश कर पाऊँगा? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी इम्पॉर्टेंट है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। अभी तुम जिसके साथ हो वो अगर तुम्हें सेटिस्फाई करती है तो तुम उसके साथ लॉयल रहना। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी तुमसे मेरी मुलाकात ना हो। 2 साल बाद मैं यानली को डिवोर्स दे दूँगा। उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। उसके पहले भी कभी तुमसे मुलाकात ना हो तो ही अच्छा है। लानोंग जी अपना फ़ोन रखकर आंखें बंद कर लेता है। उस दिन विवुक्षा ने उसके साथ जैसा बिहेव किया था, उससे उसके मन में हजारों सवाल उठे थे। उसे विवुक्षा और उसकी बहन जियांग यानली के इंटेंशंस पर शक हो रहे थे। उसे लग रहा था कि वो दोनों भाई बहन ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसे यानली से बहुत नफरत हो रही थी। उसने सोचा था कि वो लोग शायद उसकी फैमिली के प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर आज जो हुआ उससे उसका वो शक थोड़ा सा दूर हुआ है। अगर यानली को उनके दौलत का लालच है तो आज उसने करोड़ों के ज्वेलरी को लेने से इनकार क्यों कर दिया? जो गहने उसको आज मिल रहे थे उससे तो उसकी ज़िंदगी ही संवर जाती। सिर्फ उस इंग्लो नेकलेस को बेचकर ही वो ज़िंदगी भर बैठकर खाती। पर उसने सारे घर वालों के सामने ये कहा कि लानवांग जी के साथ उसकी शादी नकली है और लानवांग जी किसी और से प्यार करता है। लानवांग जी किससे प्यार करता है और कितना प्यार करता है ये तो वह जानती ही है। उस दिन सुबह तीनों भाई बहनों को लेकर मार्केट चले जाने का आइडिया भी उसी का था, ताकि लानवांग जी को उसके भाई के साथ इंटीमेट होने का मौका मिले। यूनमिन के घर के टेरेस पर भी उसी ने विवुक्षा को उसके पास भेजा था। शादी के अगली सुबह भी उसने उसे विवुक्षा के साथ अकेले होने का मौका दिया था। वुक्षा के साथ उसके रिश्ते को लेकर उसी को ज़्यादा फिक्र होती रहती है। शायद उसे भी वुक्षा क्या चाहता है ये पता नहीं है। लानोंग जी ने सोचा कि वो खुद से कुछ नहीं करेगा। जैसा सब कुछ चल रहा है वो वैसे ही सब कुछ चलने देगा और आगे क्या होता है उस पर गौर करेगा। अच्छा होता कि वो पहले ही एक मैरिज एग्रीमेंट कर लेता। ये उसकी ही चूक है, पर अब इस टॉपिक को उठाना भी मुश्किल है। लानोंग जी ने सावधान रहने का डिसीजन लिया। अगर कोई भी गड़बड़ लगे तो वो तुरंत डिवोर्स की बात करेगा। अपनी छुट्टी ख़त्म करके विवुक्षा दुबई चला गया। विवुक्षा को पता था कि वो कभी भी लानोंग जी को भूल नहीं पाएगा और लानोंग जी भी मौका मिलते ही उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता रहेगा। इसलिए उसने देश छोड़कर जाने का फ़ैसला लिया और जाने से पहले उसने लानोंग जी के साथ अपना सारा कनेक्शन ख़त्म कर दिया। अगर उसके बस में होता तो वो अपने और लानोंग जी के दिमाग से दोनों के साथ होने की सारी यादें भी मिटा देता। उससे एटलीस्ट उसे इस बात की गिल्ट नहीं होती कि उसने कभी अपनी बहन के हस्बैंड को चाहा था, उसके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड किया था। दुबई जाकर उसने अपना नया फ़ोन नंबर अपने पेरेंट्स के सिवा किसी को नहीं दिया। लानोंग जी ने उससे नंबर मांगा भी नहीं। उस दिन के बाद से उसका एक भी कॉल, एक भी मैसेज नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे वुक्षा का नंबर ना मिला हो। यानली ने अपने पेरेंट्स से नंबर ले लिया था और वो कभी कभी मैसेज करके अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताती रहती थी। वही वुक्षा हर रोज़ लानोंग जी को भूलने की कोशिश करता रहा, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया। सपनों में लानोंग जी उससे पहले जैसा ही मिलता रहा, पर नींद खुलते ही वो उन सपनों को भूल जाता है। विवुक्षा को अब लव सॉन्ग, लव स्टोरी, लव रिलेटेड हर चीज़ से नफरत होने लगी है। वो ना कोई लव सॉन्ग सुन सकता है और ना कोई लव स्टोरी वाली वीडियो देख सकता है। प्यार के एहसास से हमेशा उसे बस लानोंग जी की ही याद आती है। वो लानोंग जी जो कभी उसका हुआ करता था, आज उसकी बहन का हो गया है। पता नहीं उसने कभी सच में उससे प्यार किया था भी या नहीं। नहीं किया होगा। प्यार करता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। बी सिटी से कोई लड़की उसके साथ दुबई नहीं गई है। उसके साथ वांगफेंग नाम का एक लड़का गया है। वीकेंड्स के छुट्टी में विवुक्षा उसके साथ और बाकी टीममेट्स के साथ घूमने जाता है, पर उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। वो एक मशीन जैसा बन गया है जिसे सिर्फ काम करना आता है और कुछ नहीं।
हुआंग फैन को कुछ दिनों में वुई वुक्शा में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट शेयर करते हैं, इसलिए उसने नोटिस किया कि काम के बाहर वुई वुक्शा की कोई और ज़िंदगी है ही नहीं। ना तो वो किसी को फ़ोन करता है और ना ही उसे कोई फ़ोन करता है। दुबई के टाइम के साथ उनके देश का 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। वो रोज़ अपने घर वालों से बात भी नहीं करना चाहता है। शुरू शुरू में मिस्टर और मिसेस जियांग उसके लिए परेशान थे और रोज़ कॉल कर लेते थे, पर बाद में उनको भी लगा कि अब उनका बेटा बड़ा हो गया है, बाहर रहता है, उनको हर रोज़ उसे कॉल करके परेशान नहीं करना चाहिए। वो लोग कभी कभी कॉल करते हैं, कुछ दिन बात नहीं होती है तो वुई वुक्शा खुद कॉल कर लेता है। यानली जनरली ईमेल ही करती है, वो कॉल नहीं करती है। हुआंग फैंग ने वुई वुक्शा से पूछा तो उसने उसे बताया कि उसका ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा दुखी है। हुआंग फैंग ने कहा कि उसका भी ब्रेकअप हुआ है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है। दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वुई वुक्शन ने उसे ये नहीं बताया कि वो गे हैं और उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बहन से शादी कर ली है। अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर दोनों दोस्त खुशी ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर खुशी ढूंढ पाना इतना आसान थोड़ी ना है। वुक्शा अब यानली के साथ साथ हर महीने कुछ पैसे अपने पेरेंट्स को भी भेज देता है। वो घर का बड़ा बेटा है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहता है। वो तो बस लानवांग जी से दूर रहना चाहता है। जिस दिन उसके मन में लानवांग जी के लिए और कोई चाहत नहीं रहेगी, उसे वो सिर्फ अपनी बहन का हस्बैंड मान पाएगा, उस दिन वो फिर से उससे मिलेगा। एक दिन उसे याद आया कि लानवांग जी ने एक दिन उसके लिए कुछ पैसे खर्च किए थे। याद आने पर उसने वो पैसे भी यानली के अकाउंट में भेज दिया। उसे वांग जी का अकाउंट डिटेल्स पता नहीं है और वह उसके साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहता है। उसने यानली को ही वो पैसे लानवांग जी को देने के लिए कह दिया। देखते देखते 3 महीने बीतते गए और 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल में लानवांग जी ने उससे एक बार के लिए भी कांटेक्ट नहीं किया। ये आन और नियमिंग से उसकी 1-2 बार बात हुई है। उन्होंने लानवांग जी के बारे में भी कुछ कहा है, पर उसका नाम सुनते ही वुई वुक्शा के कान बंद हो जाते हैं। उसे सुनाई तो सब देता है, पर उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। यानली भी अपने मेल्स में लानवांग जी की जिक्र करती है, पर वुई वुक्शा उसके बारे में लिखे हुए पार्ट को स्किप कर देता है। देखते देखते 15 महीने बीत गए। अचानक एक दिन ऑफिस टाइम में मिस्टर जियांग का फ़ोन आया। फ़ोन रिसीव करके उसे दादी के गुजर जाने की खबर मिली। दादी चली गई। पिछले 2-3 महीनों से जब भी घर वालों से उसकी बात होती थी, तब घर वाले उससे पूछते रहते थे कि वो कब घर आएगा। सब कहते थे कि दादी उसको देखने के लिए तरस गई थी। दादी बार बार उसे घर जाने के लिए बोल रही थी। दादी तो पहले से ही बीमार थी, पर वुक्शा को ये बात याद नहीं थी। उसे तो बस अपने टूटे दिल की फिक्र थी। अब जब उसे अपनी गलती समझ आई, तब बहुत देर हो चुकी है। उसको रोते देख हुआंग फैंग ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसके बॉस भी खबर मिलते ही उसके पास आ गए। इन 15 महीनों में उसने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। एक बार के लिए भी अपने देश नहीं गया था। उसके बॉस ने तुरंत उसका लीव अप्रूव कर दिया और उसके लिए नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट भी अरेंज करवा दिया। वुई वुक्शा दौड़ते हुए, लिटरली दौड़ते हुए अपने घर चला गया। जितनी देर तक वो फ्लाइट में था, उतनी देर ही वो बैठा था। बाकी टाइम वो दौड़ ही रहा था। 9 घंटे की फ़्लाइट में वो बेचैन होता रहा। बहुत मुश्किल से उसे थोड़ी नींद आई। फ़्लाइट के बाद एज सिटी से यूनमिंग पहुंचते पहुंचते उसे अगले दिन दोपहर हो गया। जब वो घर जाकर पहुंचा, तब तक दादी को रेडी करके कैस्केट में सुला दिया गया था। अगर वो एक दिन पहले आ जाता, तो भी वो दादी से मिल पाता। अभी उसे बस दादी की लाश ही देखना पड़ा। उनकी लाश देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो बहुत देर तक अपनी दादी के पास ही बैठकर रोता रहा। मिस्टर जियांग ने आकर उससे कहा, वुक्शा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो, तब तक यानली यहाँ बैठ जाएगी। वही वुक्शा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लानवांग जी और यानली दिखे। वो दोनों तो अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग किसी न किसी को मरे हुए इंसान के साथ रहना होता है। डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। पिछली रात तो मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग और जियान चेंग तीनों उनके पास बैठे थे। सुबह यानली और उसके हस्बैंड आ गए और रिश्तेदार भी आ जा रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके साथ रह ही रहा है। जब से वुक्शा आया है, तब से वही उनके पास बैठा है। वो वहाँ से उठना नहीं चाहता था।
पर लानवांग जी को देखते ही वो उठकर चला गया। उसके उठकर जाने के बाद जियांग यानली और लानवांग जी दादी के पास बैठ गए। विवुक्षा फ्रेश होकर आया तो मिसेस जियांग ने उसे खाना दिया। उसने किसी तरीके से थोड़ा खाना खा लिया तो मिसेस जियांग ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा। उक्षा रेस्ट नहीं करना चाहता था, वो अपनी दादी के पास जाकर ही बैठना चाहता था। पर वहाँ जाकर उसने देखा कि लानवांग जी और जियान चेंग रूम को डेकोरेट कर रहे हैं और यानली कैस्केट के पास लोगों के लाए गए फूलों को सजा रही है। विवुक्षा वहाँ नहीं गया, वो घर के बाहर आंगन में निकल आया। मिस्टर जियांग ने उसे देखा तो वो उसे साथ लेकर प्राइस से मिलने गए। प्राइस ने उन्हें क्रिमेशन के लिए 6 दिन बाद का एक टाइम दिया। प्राइस से मिलने के बाद वो कुछ ज़रूरी सामान खरीदने मार्केट गए। मार्केट से आकर विवुक्षा ने देखा कि दादी के पास सिर्फ यानली बैठी है, लानवांग जी आसपास कहीं नहीं है। वो धीरे से चलकर दादी के पास गया और यानली के एक साइड में बैठ गया। थोड़ी देर में दोनों दादी के बारे में बात करने लगे। बात करते करते विवुक्षा रो पड़ा। दादी ने कितने बार कहा कि वो मुझे देखना चाहती है, कितनी बार उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, पर मैं नहीं आया। ये मेरी ही गलती है कि वो मुझे देखे बिना ही मर गई। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो गया? दादी मुझसे कितना प्यार करती थी, पर मैं उनसे मिलने भी नहीं आया। मैं उन्हें कभी कुछ और नहीं दे पाया, पर मैं आकर उनसे मिल तो सकता था, विवुक्षा ने रोते हुए कहा। यानली ने विवुक्षा के पीठ को रब किया। भैया, अब इस बात को सोचकर क्या फ़ायदा? दादी हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती थी, अभी भी वो जहाँ भी कहीं होगी तुमसे प्यार ही करती होगी। तुम्हें ऐसे रोते देख उनको अच्छा नहीं लगेगा। पर यानली, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि दादी इतनी ज़्यादा बीमार है, विवुक्षा ने कहा। दादी तो बहुत दिनों से बीमार थी, उनकी बीमारी की वजह से ही तो जल्दबाजी में मेरी शादी करा दी गई, यानली ने कहा। हाँ, तुमने ठीक कहा, विवुक्षा ने कहा। मुझे पता होना चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे ये सब भूल गया। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने दादी को डिसअपॉइंट किया। दादी मुझे सजा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दादी, दादी आप मुझे सजा दो। दादी तुम्हें सजा देना नहीं चाहती है, वो तुमसे प्यार करती है, यानली ने रोते हुए कहा। भैया, तुम और ऐसे मत रो। पर विवुक्षा खुद को ही दोष देता रहा, वो खुद को ही दोषी मानता रहा। थोड़ी देर उसके साथ रोकर यानली तो संभल गई, पर वुक्षा का रोना बंद नहीं हुआ। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। एक्चुअली उसके इस रोने में सिर्फ दादी को खोने का दुख नहीं था, इसमें वो दुख भी था जिसे उसने इतने दिनों से अपने अंदर दबा कर रखा था। यानली ने बहुत कोशिश की, पर वो अपने रोते हुए भाई को संभाल नहीं पाई। थोड़ी देर कोशिश करके उसने लानवांग जी को कॉल किया। वांग जी भैया, ज़रा यहाँ आइए ना प्लीज़। विवुक्षा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो तो अपने दुख और गिल्ट में ही डूबा हुआ था। उसे तो याद भी नहीं है कि वो किस हाल में इस घर में आया था। पर दादी ने एक पल के लिए भी उसे ये महसूस करने नहीं दिया था कि वो इस घर का नहीं है, दादी का अपना खून नहीं है। इस घर ने और इसके घर वालों ने उसे सब कुछ दिया है, पर एक बाहर वाले के चलते उसने इन सब से दूरी बना लिया। इनके ज़रूरत के वक्त उनके पास नहीं रहा। उसके ऐसे इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर से उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। ये सब सोचकर वो और ज़्यादा रोने लगा। कुछ मिनट बाद उसे होश आया जब उसे लानवांग जी की वॉइस सुनाई दी। यानली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी भैया, प्लीज़ भैया को संभालिए, वो दादी से बहुत प्यार करता था, वो उनकी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखो वो कैसे रो रहा है, जियांग यानली ने कहा। रोने दो उसे, लानवांग जी ने कहा। रोकर उसका दिल हल्का हो जाएगा। आप थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाओ ना, यानली ने कहा। उसे रोने के लिए आपका कंधा मिलेगा तो वह जल्दी अपने आप को संभाल लेगा। मैं उसे अपना कंधा नहीं दे सकता, लानवांग जी ने कोल्डली कहा। वांग जी भैया, क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है? यानली ने शक के साथ पूछा। मैं उसके साथ लड़ाई क्यों करूँगा? लानवांग जी ने पूछा। आप दोनों में हुआ क्या है? यानली ने पूछा। जब से भैया आया है मैंने आप दोनों को बात करते हुए भी नहीं देखा। सब ठीक है यानली, कुछ भी नहीं हुआ, लानवांग जी ने कहा। तुम उसे अकेले रोने दो, रोने के बाद वो ठीक हो जाएगा। मैं पापा की मदद करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यानली ने धीरे से कहा, पर जाने से पहले एक बार उससे गले तो मिल लो, उसे इसकी ज़रूरत है। उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, लानवांग जी ने कहा, और अब मुझे उसे गले लगाने का भी
कोई हक नहीं रहा। हक क्यों नहीं रहा? आप उसके बॉयफ्रेंड हो, आप उसे गले नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? यानली ने इंक्वायरी की। विवुक्षा अब तक उन हस्बैंड वाइफ की बातों में ध्यान ना देने की कोशिश कर रहा था, पर बात उसके बारे में हो रही थी, इसलिए वो अपना ध्यान हटा भी नहीं पा रहा था। यानली के इस सवाल से उसे एक जोर का झटका लगा। ये क्या बोल रही है वो? उसे कैसे ये पता चला? किसने बताया उसे? जियांग यानली बहुत परेशान थी, पर उसके सवालों के सामने लानवांग जी बहुत काम था। उसने पूछा, क्या उसने कभी तुमसे कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? क्या उसने तुमसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, उसने नहीं कहा, यानली ने कहा। पर यह तो मुझे समझ ही आता है ना कि वो आपसे कितना प्यार करता है। तुमने गलत समझा। मैं उससे प्यार करता था, पर उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हम डेट कर रहे थे, लानवांग जी ने कहा। उसने ऐसे कैजुअली ये कहा जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस बार बी सिटी से आकर वो पहले आपसे मिलने क्यों गया था? आप दोनों एक साथ होटल में भी थे, यानली ने हेजिटेट करते हुए कहा। येयान और मिंगजुए भी थे। वो दोस्तों का गेट टुगेदर था, लानवांग जी ने कहा। तो फिर वो इतना खुश क्यों था? और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो उसका चेहरा लाल हो गया था, यानली ने कहा। अपने दोस्तों से मिलकर तो उसे खुश होना ही था, लानवांग जी ने कहा। और आप क्यों खुश थे? जब मैंने उसे कॉल किया था तब आपकी वॉइस से खुशी सुनाई दे रही थी, और फिर जितने बार आप उससे अकेले में मिले, हर बार आपका चेहरा खुशी से चमक उठा। लानवांग जी ने उसे टोकते हुए कहा, मैं उससे मिलकर खुश हुआ क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा प्यार एक तरफा था, हम दोनों में कभी कोई रिश्ता नहीं था। यानली इस बार थोड़ी एक्साइटेड हो गई। उसने एंग्रीली व्हिस्पर किया, तो अगर आप मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं हो तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आप, आपके घर वाले सब मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हो ना? भैया से आपकी लड़ाई हुई होगी, इसलिए आप नाराज होकर ऐसा बोल रहे हो। क्या भैया आपसे ठीक से बात नहीं करता है? वो इतने दिनों से आपसे मिलने नहीं आया, इसलिए आप उससे नाराज हो? क्या वो दुबई में ही सेटल होने का सोच रहा है, या फिर मैंने कुछ गलती कर दी है? क्या मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हुई है? आप बताइए, मुझे जानने का हक है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है, लानवांग जी की वॉइस में फाइनली उदासी सुनाई दी। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो वो मेरा एहसान मानेगा और फिर मुझे अपना लेगा, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि एहसान के ऊपर बेस करके कोई रिश्ता नहीं बनता है। तुम्हारी मदद करके मुझे तुम्हारे भाई का प्यार नहीं मिल सकता, और अगर मिलता भी है तो वो सच्चा प्यार नहीं होगा। और जब उसे मुझसे प्यार है ही नहीं तो मुझे भी बार बार उसे हरास नहीं करना चाहिए। इसलिए जब से वो दुबई गया है मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैं तो ये सोचकर आपके घर में रह रही थी कि आप मेरे ब्रदर इन लॉ हो। अब मुझे पहले बताते तो मैं अपने रहने का अलग इंतज़ाम कर लेती, यानली ने कहा। यानली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है ना। मेरे लिए तुम येआन और जुइन की तरह ही हो, और तुम हमेशा ही मेरे लिए मेरी छोटी बहन ही रहोगी। क्या इस 1.5 साल में मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचता हूँ? मेरे साथ तुम सेफ हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, लानवांग जी ने कहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आपके साथ मैं सेफ नहीं हूँ। मैं तो आपको अपना ब्रदर इन लॉ सोच रही थी, और मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई ही माना है, यानली ने कहा। मैं कभी भी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं था, लानवांग जी ने कहा। तुम्हारा भाई गे नहीं है। यानली ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दादी का फ्यूनरल भी नहीं हुआ। अभी मैं अपने पेरेंट्स से डिवोर्स के बारे में बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं पापा की मदद करने जा रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा, और मैं कल सुबह इस सिटी लौट जाऊँगा। तुम रुकने वाली हो ना? मुझे भी तो क्लासेस अटेंड करने हैं, मैं भी आपके साथ ही जाऊँगी। फिर 2-3 दिन बाद फिर से आ जाऊँगी, यानली ने कहा। विवुक्षा हैरान होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग? लानवांग जी जियांग यानली को अपनी बहन मानता है और यानली उसे अपना ब्रदर इन लॉ मानती है, पर वो दोनों तो हस्बैंड वाइफ है। लानवांग जी ने एक बार के लिए भी विवुक्षा की तरफ नहीं देखा।
दादी की तरफ नॉड करके वो चला गया। विवुक्षा की बोलती बंद हो गई। वो अब और रो भी नहीं रहा है, वो बस यानली और वांगजी की बातों को ही सोचे जा रहा है। यानली कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सॉरी भैया, मुझे पता है कि ये इसके लिए सही वक्त नहीं है, पर यह सवाल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं हैं तो तुमने उन पर भरोसा करके उनसे मेरी नकली शादी क्यों करवाई? अगर वो सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं तो हम उनसे ये फेवर क्यों ले रहे हैं? उनके डैड के भी इतने पैसे खर्च हो गए। वांगजी भैया के स्कॉलरशिप के पैसे भी मेरी वजह से खर्च हो जाते हैं। मैं नहीं होती तो वो हॉस्टल में रह सकते थे। हम उनका ये कर्ज कैसे उतारेंगे? और वो जो मेरा ख्याल रखते हैं उसको मैं कैसे रिपे करूँगी? विभूषण ने पूछा। तुम दोनों की शादी झूठी है? मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से क्यों प्यार करूँगी? यानली बोल उठी। फिर थोड़ा रुक कर उसने फिर से कहा, भैया, क्या तुम उनसे सच में प्यार नहीं करते हो? वांगजी भैया ने जो बोला वो सच नहीं है ना? क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है? क्या तुम अब किसी लड़की को डेट कर रहे हो? विवुक्षा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं उसी से प्यार करता हूँ, पर मुझे लगा कि उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसने प्यार नहीं किया? उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा तुमने? जैसे वो तुम्हें देखता है वैसे देखने वाला मिल जाए तो लोग उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। और उसने अपने डैड से भी तुम्हारे साथ उसके रिश्ते के बारे में बात कर ली है। उनके डैड ने भी उन्हें तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने की परमिशन दे दी है। उसके डैड मान गए हैं तो तुम्हारा क्या? विभूषा ने पूछा। उनके डैड को पता है कि हमारी शादी सिर्फ दिखावा है। वो तो तुम्हें वेलकम करने के लिए वेट कर रहे हैं। बार बार पूछते रहते हैं कि तुम कब आओगे। उनके घर के बाकी मेंबर्स को भी पता है कि मैं एक नकली वाइफ हूँ, यानली ने कहा। डैड मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। मैं तुम्हारी बहन जो हूँ। पर यानली, तुमने उससे शादी की ही क्यों? विभूषा ने पूछा। मैंने तो तुम्हें बताया था ना, तुमसे परमिशन लेकर ही तो मैंने शादी की। तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हें वीडियो कॉल किया था, यानली ने कहा। विभूषा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, बहन, मुझे माफ़ कर देना, मैंने शायद सब कुछ गलत समझा। तुमने जिस दिन वीडियो कॉल किया था उस दिन शायद नेटवर्क ख़राब था। मुझे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे बस इतना समझ आया था कि तुम वांगजी से शादी करना चाहती हो और उसने हाँ कह दिया। मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। मुझे लगा कि मेरे पीछे से उसे तुमसे प्यार हो गया होगा, इसलिए तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या मैं ऐसी बहन हूँ जो अपने भाई से उसका प्यार छीन लेगी? यानली ने कहा। मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं होगा, विभूषा ने धीमी आवाज़ में कहा। अगर पता नहीं था तो तुम्हें उसके साथ रूम में छोड़कर मैं बाहर पहरा क्यों दे रही थी? तुम्हें उसके साथ छत पे क्यों भेजती? चेंग जिंजू को लेकर मार्केट में 2 घंटे क्यों घूमती रहती? क्या मैं इतनी पागल हूँ? यानली ने पूछा। हाँ, पागल तो तुम हो ही, विभूषा ने कहा, पर मैं तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मुझे वांगजी भैया का हाफ सिंसियर भी कोई मिल जाए ना तो मैं तो उसे जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ शायद ही कोई होगा जो वांगजी भैया के जैसे किसी से ब्रेकअप कर लेगा, यानली ने कहा। पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने उससे शादी क्यों की थी, विभूषा ने पूछा। पर उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि तब तक कुछ रिश्तेदार दादी को रिस्पेक्ट देने आ गए थे। यानली के साथ विभूषा की और बात नहीं हो पाई। दोनों काम में बिजी हो गए और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में विभूषा के नींद से उठने से पहले यानली लानवांगजी के साथ एज सिटी चली गई। विभूषा के मन में अभी भी बहुत सवाल हैं, पर उन सवालों के जवाब मांगने के लिए उसने यानली को कॉल नहीं किया। उसके पास तो ऐसे भी कोई लोकल नंबर नहीं है। अपने पुराने नंबर को तो उसने कब का डिसकंटिन्यू कर दिया था और इस वक्त उसका ध्यान दादी के फ्यूनरल पर होने चाहिए। और वो फिर से जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहता है। एक बार उसने जल्दबाजी करने की गलती की है, अब दूसरी बार वो ऐसा नहीं करेगा। उसे अब धीरे धीरे बहुत कुछ समझ आ रहा है। शादी के दिन लानवांगजी के डैड ने क्यों उसे उस तरीके से ट्रीट किया था? क्यों लानवांगजी ने कहा था कि तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है? क्यों यानली बार बार उसे वांगजी की तरफ धकेल रही थी? ये सब अब उसे समझ आ रहा है। तो जब उसने वांगजी से कहा था कि वो दोनों ब्रदर्स इन लॉ है, तब वांगजी को लगा था कि वो उसके साथ रोल प्ले कर रहा है। उस दिन उसने कहा था, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, तो उस वक्त वो सच बोल रहा था।
वुईवुक्शन ने हिसाब लगाया, उनके ब्रेकअप को 15 महीने हो गए हैं। इतने दिनों से यानली को ये बात पता नहीं चली। उस दिन सुबह जब वो सो रहा था तब लानवांग जी ने उसके फोरहेड पर किस किया था। जिस रात वो दोनों होटल में साथ रुके थे, उसके अगले दिन सुबह भी उसने उसके फोरहेड पर किस करके उसे नींद से जगाया था। अपने एस सिटी के घर में सबको बाजार भेजकर लानवांग जी इतने प्यार से वुईवुक्शा को जगा रहा था। वो इतने तमीज़ से उससे प्यार करने का परमिशन मांग रहा था, और वुक्शा ने उसके साथ क्या किया? उसे ह्यूमिलेट किया, उसका इंसल्ट किया। पर इतना ह्यूमिलेटेड होने के बाद भी लानवांग जी ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। इतने दिनों में एक बार भी उसने यानली के सामने उसकी बुराई नहीं की। उसने कभी वुईवुक्शा का गुस्सा यानली को नहीं दिखाया। उसके बुरा बर्ताव का बदला उसने उसकी बहन के ऊपर नहीं ली। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग को आज का ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक हफ्ता वेट कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।